वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। जो हमने 15 क्वेश्चन दिए थे एमपीटीईटी ग्रेड 3 के लिए सामान्य गणित के, और उनको हमारे सॉल्व करने वाले हैं। 2 दिन पहले दिए थे, ठीक है। किन्हीं लोगों से नहीं बने तो वो भी उनको देखेंगे। तो हम स्लाइड बाय स्लाइड 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आएंगे, तो जिसमें ऑप्शन की जरूरत होगी वहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या होगा। तो सबसे पहला सिंपल सा सवाल है, हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है जो कि 17 से बड़ी ना हो, मतलब आपको 17 तक, ठीक है। अब अभाज्य संख्या, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, आपको संख्या मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो हमने यहाँ पे संख्या पद्धति की पहली कक्षा में पढ़ा था कि जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से चालू होती है। तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका आता है 11, उसके बाद 13, उसके बाद आपका आता है 17, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें किसी संख्या से अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, ठीक है। अब इनको हम सीधा जोड़ देंगे। तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 17, 17 और 11 आपके 28, 28 और 13 41, 41 और 17 आपके होते हैं 58। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58। तो 58 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा देखें। यहाँ पर संख्याएं दी हैं जो कि गुणा के रूप में दी है, और आपसे पूछा है कि गुणनखंड में इकाई के स्थान का अंक क्या है। याद रखें, सवाल देखें जरा। गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक पूछा है, आपसे गुणनफल नहीं पूछा है, ठीक है। आपसे सवाल में गुणनफल नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है क्या, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक जब भी आता है आपको पूरी संख्याओं को गुणा नहीं करना, सबकी संख्याओं के इकाई के अंक मार्क कर लेंगे। सबकी संख्याओं के इकाई के अंक मार्क करने के बाद आपको केवल उनकी इकाई के अंक लिखना है। जैसे कि मैं आपका यहाँ पे देखो 9 को गुणा 8 में करता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको रफली यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 के गुणे 5 गुणे 8 गुणे 9, ठीक है। अब ये 9 8 कितना होता है 72। तो 72 से मुझे 72 मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ कितना उपयोग करूंगा, केवल 2। देखें 9 8 कितना होता है 72, लेकिन वहां से भी मुझे इकाई का अंक लेना है, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या को हमें छोटा करना है, नहीं तो हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 में से हम कर ले लेंगे 2, और यहाँ से 5 7 कितना होता है 35। तो यहाँ से 35 से कितना जाएगा 5, और 5 में कितना होता है 10। तो यहाँ पे आपका 10 मिलेगा, और 10 में इकाई का कितना होता है 0। तो आपका ये राइट आंसर है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया तरीका करने का, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे कि आप इसको वहीं के वहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें, जब भी आपकी कोई भी संख्या गुणनखंड में लिखी, गुणा में लिखी सारी संख्या है, और उसमें अगर कहीं पर भी एक आपका 5 है, कहीं पर आपका एक क्या है 5 है, तो उस 5 के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं 5 है और दूसरी किसी भी संख्या में आपका एक सम संख्या है, जैसे यहाँ 8 है, 6 होती, 4 होती, तो उसमें आप गुणा करेंगे। देखिए जैसे 5 का मैं 4 में गुणा करूँ तो 20 मिलता है मुझे, पीछे क्या मिलता है 0 मिलता है। तो वहां पे हमारा ये शॉर्ट हो जाता है कि 5 के साथ में अगर किसी सम संख्या का गुणा हो रहा है तो वहां 0 मिलता है, और अगर विषम संख्या का गुणा कर ला, मान लीजिए पूरी 7, यहाँ पे भी कुछ विषम संख्या होती और यहाँ पर भी कोई विषम संख्या होती, तो फिर यहाँ पर हमें पीछे 5 मिलता, ठीक है। क्योंकि 5 7 35, तो पीछे 5 मिलेगा, क्योंकि 5 के गुणन में क्या होता है, या तो हमें पीछे इकाई का 5 मिलता है, या फिर क्या मिलता है 0, ठीक है। ये मिलता है विषम के साथ, और ये मिलता है आपका सम के साथ। तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, हमें यहीं पे हो जाता 5 8 40, तो पीछे हमें मिलेगा 0, और 0 मतलब 0 का मतलब पीछे इकाई का अंक यहाँ पर हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें पीछे हमेशा 0 आता है, क्लियर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। आप एक बार अगर किसी को डाउट लग रहा है तो आप उसको जो मैंने बोला है उसको रिपीट कर लें, सवाल को दोबारा रिपीट कर लें, मैंने जो बोला है उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए सवाल, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6, मतलब ये संख्या है आपकी, इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब होता है कोई संख्या किसी का गुणज जब होती है, इसका मतलब 11 से इसमें पूरा भाग चला जाए। गुणज का मतलब यही होता है, ठीक है। गुणज का मतलब क्या होता है, क्या मतलब जब हम उस संख्या को जोड़ देंगे तो 11 का पूरा भाग इसमें चला जाएगा। अब इसको तरीका क्या करने का देखें। एक तरीका होता है कि आप ऑप्शन रखें, पहले ऐड करें दोनों को। जैसे ये लिखा हुआ है 7,56,896, तो पहले एक जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, फिर आप 11 से भाग दें, नहीं जाएगा, फिर आप 2 जोड़ के देखें, 3 जोड़ के। इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। हम क्या करेंगे देखें, 75 68 96 में हम भाग देंगे 11 से, ठीक है।
कहाँ तक देना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया, ये आपका जाएगा 11 छिक्के 66, 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। शेष कितना बचा? शेष आपका बचेगा यहाँ से 9, तो यहाँ पे आ गया 9, सही है। फिर आप देखें तो 11 8 88, अब शेष बचा आपका 8, ठीक है। फिर आप देखें तो 11 8 कितना होता है 88, तो 8 आ गया। अब यहाँ पे पूरा कट गया, अब बचा 0, ठीक है, मतलब शेष कुछ नहीं बचा। अब हम आगे भाग देंगे तो 9 में भाग जाता नहीं, क्योंकि भाग में एक अंक लेते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे 0। अब 11 का भाग 96 में देंगे तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस बात है नहीं जाएगा, 8 बार में पूरा जाएगा। अब उसने कहा कि इसमें हमें कुछ जोड़ना था, तो 96 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 से पूरी पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाए, तो 96 में हम जोड़ेंगे 3, फिर 99 हो जाएगा, और 99 हो जाएगा तो पूरा भाग इसमें चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बचा था इसमें हमें कितना जोड़ना है, केवल 3 जोड़ना है, तो ये 99 हो जाएगा, और 99 में हम 11 से पूरा भाग 9 बार में दे सकते हैं, ठीक है। इससे कोई हमें मतलब नहीं है, वैसे हमें सिर्फ ये निकालना था कि 3 जोड़ने पर इस संख्या को हम 11 से विभाजित बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये सवाल आपका इस तरह से हो गया, ये हमारा दूसरा तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चौथा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 279 + 167 × 342, मतलब ये प्लस में लिखा है, गुणा में नहीं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी हमारे 2-3 चिन्ह आते हैं तो आपको पहले याद होना चाहिए कि सरलीकरण की जो नियम है उसमें आपका बोर्ड मास आता है, ठीक है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फुल फॉर्म मत याद रखिए, आप सिर्फ याद रखिए कि करना क्या रहता है। तो ये जब भी कोई सरलीकरण आता है, कोई सवाल आता है जिसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, भाग, प्लस, माइनस, तो उसमें बोर्ड मास का बहुत मेन रोल होता है कि हमें किसको पहले करना है, ठीक है। बोर्ड मास से हम सीखते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। ये हमें जो प्राथमिकता है, किसको प्राथमिकता पहले देनी है वो हमें बताता है ये बोर्ड मास, ठीक है। तो ब्रैकेट को हमें पहले खोलना है, उसके बाद ओ मतलब वो ब्रैकेट ऑफ होता है, ठीक है, इंग्लिश में, इसको छोड़ो। ये आपका आता है ब्रैकेट ओपन, समझ लीजिए आप इसको, ब्रैकेट को खोलना है, ठीक है। डी से आपका आता है भाग देना, उसके बाद आता है एम का मतलब गुणा करना है, फिर उसके बाद आता है आपका एडिशन मतलब जोड़ करना है, जोड़ने वाली संख्या को जोड़ना है, फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन मतलब आपको घटाना करना है, मतलब ये नियम आपको लगाने हैं। अब हमारे यहाँ पर हमने देखा 2 चिन्ह, एक प्लस का और एक गुणित का, तो आपको पहले ये सॉल्व करना है कि ये सॉल्व करना है, ये हमें ये बताएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं तो हमें इसको नहीं लगाएंगे, भाग भी नहीं है, गुणा है तो गुणा को पहले करना है, इसका मतलब हमें गुणा जोड़ से पहले करना है। तो गुणा करेंगे तो हम यहाँ से आएगा, देखो मैंने आपको बताया इकाई अंक में आपको सिर्फ इकाई अंक का महत्व देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 14 से हमें कितना मिलेगा 4, और यहाँ आपका कितना है प्लस, और ये आपका कितना इकाई अंक 9, जब 9 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, 13 आ जाएगा। 13 में इकाई अंक कितना है 3, तो यहाँ पर इस सवाल का जो इकाई का आंसर है वो कितना है 3, ठीक है। बोर्ड मास को लगाना है जब भी आपको 2-3 चिन्ह दिखते हैं, अगर मान लीजिए गुणा होता है तो गुणा का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो देखें 5वां और हमारा 6वां सवाल, ये दोनों एक ही टाइप के, इसलिए हमने उसको एक स्लाइड में करा है। देखें करना क्या है, सबसे पहले आता है क्वेश्चन, तो 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। याद रखना धनात्मक शब्द का प्रयोग क्यों किया मैं आपको समझाऊंगा ये, ठीक है, अंत में समझाऊंगा इस सवाल का। अब गुणनखंड जब भी निकालना है तो आपको इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है, इसी से आप जल्दी बता पाएंगे। अब देखें मैं 2 सबसे पहले इसको भाग क्या देते हैं अपन, 2 से देते हैं 20 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो 10 आ गया, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 5, और फिर उसके बाद 5 से भाग दिया तो कितना आ गया 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से गुणनखंड लिखना चालू करता हूँ। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं से 40 में भाग जाता है, ठीक है। तो देखें किन किन से जाता है, सबसे शुरुआत करते हैं 1 2 5 10 20 और 40। तो हमें ये पता चला कि इन संख्याओं से पूरा भाग जाता है, लेकिन ये पूरी नहीं आई है, याद रखना ये सारी संख्या नहीं आई है, अभी और भी अंक बचे हैं जिनसे 40 में भाग जाता है, उनको निकालने के लिए क्या प्रयोग करना देखें। अब आपको ये वाला साइड भूल जाना है, ये साइड आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रयोग नहीं करना। कौन सा प्रयोग करना है, ये साइड, इस साइड से आपके और बाकी बचे हुए जो छुपे हैं वो निकल आएंगे। कैसे निकलेंगे देखें, 2 दूनी 4 तो 4 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो कितना आ गया 8। तो याद रखना इस तरफ के जो अंक हैं इन्हीं से हमें निकालना है, और इन शब्दों का प्रयोग, इन संख्याओं का इस साइड के अंकों का प्रयोग नहीं करना है। आपको आगे भी यही आ गया, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने, इस तरफ के प्रयोग किया। देखो सबसे पहले हमने जो हमें दिख रहा था वो हमने लिखी, उसके बाद केवल जो छुपे हुए थे वो हमने कहाँ से प्रयोग किया, लेफ्ट हैंड साइड जो इस तरफ है,
ठीक है। उन अंकों के आपस में गुणा करने से जो हमें अंक मिले वो आपके बचे हुए गुणांक थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणांक हैं। हमने कहा किसके कितने गुणांक हैं, 8 हैं, ठीक है। अब बात आती है धनात्मक की। धनात्मक का मतलब ये है कि वो धनात्मक इसलिए कह रहे हैं, देखो 40 में अगर मैं भाग दूं -4 से तो जाता है, -10 बार जाता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब जितने प्लस के हैं उतने माइनस के भी होंगे, जितने प्लस के हैं उतने माइनस के भी होंगे, तो इसलिए उसने क्या लिख के दिया है, धनात्मक, ठीक है। अब अगर सवाल इस तरह से आता है कि आपको सिर्फ लिखा है 40 के गुणांक कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं लिखा, तो मोस्टली क्या होता है, हम धनात्मक के हिसाब से उसको करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे धनात्मक नहीं भी लिखा होता तो हम इसको क्या मानते हैं कि धनात्मक ही पूछा है, ठीक है, क्लियर है। तो उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, दिया हो तब भी आपको धनात्मक निकालना है, और अगर नहीं दिया तब भी आपको धनात्मक निकालना है, क्लियर है। हाँ, अब बात आती है क्वेश्चन में, अगर इस तरह से ऑप्शन है कि 8 ऑप्शन में ही नहीं, 14 16 18 20, क्योंकि ऑप्शन पर इस तरह से 14 16 18 20, तो वहां पे आपको फिर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लगाने हैं। लेकिन मुख्यतः क्या होता है, गणित में धनात्मक का ही प्रयोग करते हैं, हम ऋणात्मक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये बात आप थोड़ा समझें। सामान्य गणित की हम बात कर रहे हैं, अपन जब भी हम बात करते हैं करनी 4 का मान क्या होता है, तो करनी 4 का मान हम बोलते हैं 2 होता है, जबकि 2 मान होते हैं, प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ये आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है। जब सामान्य गणित की बात होती है तो वहां सारी चीज धनात्मक का प्रयोग होती है, क्लियर। इसी के तरह हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 288 के धनात्मक गुणनखंड बताने में कितने संख्या में बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से कितने हैं काउंट करके बताने। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था, सेम मेथड रहेगी। 288 का गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 144, फिर 2 से काटेंगे तो 72, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 36, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 9, फिर आप 3 से काटेंगे तो 3 दिया, फिर कितना आ गया 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ गया 1, क्लियर है। अब मुझे जो संख्या दिख रही है वो मैं सीधे लिखूंगा, मैं इसको तरफ करता हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखें, मुझे जो सीधा सीधा अंक दिख रहा है वो लिखता हूं। मुझे जैसे यहाँ 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, उसके बाद छोटा नहीं, उसके बाद देखा मेरे को 9, 9 के बाद मुझे दिखा 18, उसके बाद देखा मुझे 36, फिर देखा 72, फिर देखा आपको 144, उसके बाद मुझे दिखा 288, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके हैं, ठीक है, 9 हो चुके हैं। अब और हम देखते हैं कितने और हो जाएंगे, क्योंकि छुपे हुए होंगे। मैंने आपको बताया था इस तरफ के अंकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, तो क्या काट दो, बचे इस साइड पे, तो देखें आपस में गुणा करना, 2 कम 2 दूनी 4, इसका मतलब 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 भी हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होता है 32, तो 32 भी हो जाएगा, ठीक है। और अभी और भी अंक देखें, 3 का गुणा मैंने 2 में किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आप देखते हैं, 3 3 9 तो हम लिख चुके हैं, इसी प्रकार 3 3 9 9 दूनी 18, 18 भी लिख चुके हैं। अब बचा कौन सा, तो एक बार और देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, 2 दूनी 4, 4 दिया, 2 दूनी 4, 4 दिया कितना होता है 12, इसका मतलब 12 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दिया कितना होता है 24, इसका मतलब मुझे 24 भी मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दिया कितना होता है, 16 दिया होता है आपका 48, तो 48 से मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दिया कितना होता है, 32 दिया होता है 96, और 96 3 जब वही होता है आपका, जब आप 96 दिया देखेंगे तो वो 288 होता है, तो वो हम लिख चुके हैं, क्लियर है। अब आप यहाँ पे जोड़ लें, तो 9 हमने यहाँ गिन लिए थे, 9 के बाद 5, और ये आपका 4, 9 4 5 और कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हमें ऐसे ही करना है, तो आप कह देंगे यहाँ पे कुल गुणनखंड जो है 18 गुणनखंड है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये सवाल है, देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 2 से 31 है तथा एक संख्या उसमें से 21 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत बेसिक सवाल है, हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं, आप दूसरे भी ले सकते हैं, mn ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो पहली संख्या x है और दूसरी क्या है y, और x का मान यहाँ देके रखना कितना 21, दूसरी का मान हमें निकालना है, दूसरी का मान हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और दोनों को गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब गुणन, इसका मतलब 21, वो ये कह रहा है कि 21 गुणित y बराबर होता है 231, सही है।
गणित के नियम से हम इसको सॉल्व कर देंगे। विकल्पी से यहाँ गुणा में लिखा है, जब पक्षांतर होगा तो कहाँ जाएगा, ये बटे में। गुणा की चीज पक्षांतर के बाद बटे में जाती है, प्लस की चीज माइनस में, माइनस की प्लस में, और भाग में होती है तो वो गुणा में आती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो गुणा में है तो वो कहा जाएगी भाग में, यहाँ आ जाएगा भाग का मान 231 बटे 21। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 21 से कम 21, फिर 2 बचा शेष, 21 से कम 21, का मतलब दूसरी संख्या आपकी 11 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सवाल है, देखिए ये सवाल हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब जिस दिन कराए थे उसमें हम पहले क्लासेस में करा चुके हैं। ठीक है, किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। मतलब हम एक संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें हम 899 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 63 मिल रहा है। तो यदि इसी संख्या को हम 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। मतलब जो संख्या में हम 899 से भाग दे रहे थे, अब उसमें हम किससे भाग दें, 29 से भाग दें तो शेष क्या मिलेगा वो हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था संख्या निकालने का तरीका। संख्या निकालने का तरीका ये था कि पहले आप देखो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमें शेषफल क्या मिलेगा। उसने बताया कि 899 से भाग दे रहे हैं तो 63 मिल रहा है, इसका मतलब जो संख्या होगी वो 899 से 63 ज्यादा होगी, तभी तो शेषफल दे रही है। सही, तो 899 से 63 जोड़ देंगे तो हमें वो लगभग संख्या मिल जाएगी, और उस संख्या में हमें काय से भाग देना है, 29 से। अब इसको सॉल्व करना और यहाँ से जो प्राप्त शेषफल हो आप उसको कर सकते हैं। आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आएगा 962 बटे में कितना जाएगा, 29। ठीक है, किसी को अगर 29 का पहाड़ा आता है तो आप उससे करें, नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा सा गुणा करके देखें, जिसको आता होगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम करेंगे। 29 दिए आपके होते हैं 87, 29 दिए कितने होते हैं 87, तो 87 आ जाएगा 3 बार में। अब शेष कितना बचा, यहाँ 9, तो 9 बचा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 92। सही है, फिर हम पढ़ेंगे पहाड़ा तो 29 का 29 फिर से 29 दिया कितने होते हैं 87, तो 87 होते हैं तो फिर 3 बार में चला गया। अब 87 92 में से गए ना, 92 था हमारा, 82 87 आ गया, अब 92 में से 87 गए तो शेष कितना बचा 5 प्लस का 5। इसका मतलब जब हम 29 से भाग देंगे तो शेषफल देगा वो 5 का। क्लियर। दूसरा इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इसको चेक कर लो, पहले इसको चेक कर लो कि पहले हम 899 से भाग दे रहे थे, अब किससे भाग दे रहे हैं 29। पहले देख लो 899 और मैं 29 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पूरा भाग इसमें जा रहा है। अगर पूरा भाग जा रहा है तो फिर आप सीधा यहाँ पे दे, लेकिन ये आपका बेस्ट तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका जो मैंने बताया आपको ये है बेस्ट तरीका। ठीक है, इससे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए कि संख्या, जो संख्या है देखें 4 5 1 स्टार 6 0 3 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब हमें ऑप्शन में से एक संख्या यहाँ पे रखनी है और फिर 9 से भाग देके देखना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 4 आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है आपका 8, तीसरा ऑप्शन है आपका 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 9। ठीक है, ये संख्याएं थी। अब अगर इसको इस तरीके से करें तो पहले 7 रख के देखूंगा, फिर 9 से भाग दूंगा, फिर 8 रख के देखूंगा, फिर 9 से भाग दूंगा, फिर 5 रख के देखूंगा, फिर 9 से भाग दूंगा, फिर 9 रख कर देखूंगा, फिर 9 से भाग दूंगा, तो इसमें शायद मुझे 4 बार करना पड़े ना। तो इसके लिए एक विधि होती है, मतलब जिसके हम विभाजन के नियम कहते हैं। 2 से विभाजन का नियम, 3 से विभाजन का नियम, उसमें 9 का विभाजन का नियम भी है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। जिसने मेरी मतलब क्लास टाइम के लिए होगी, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, उन्होंने वहां पे क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि 9 से भाजकता का नियम क्या लगता है। 9 से भाजकता का नियम क्या है कि जब भी आप इन संख्याओं को, जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो समझ लें। ठीक है, क्या करना है। 9 से भाजकता का नियम कहता है कि आप संख्या के समस्त अंकों को जोड़ो, संख्या के समस्त अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए, उसमें 9 से क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भैया 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ 8 18 है, 18 मुझे पता है 9 से भाग जाता है, तो 1 और 8 कितना होता है 9, इसलिए 9 से वो पूरा कट जाएगा। 81 में देखो, 81 में आपका 8 और 1 9। ठीक है, आप 27 देखो, 7 और 2 9। मतलब आप ऐसी संख्या, कोई सी भी संख्या लेंगे जिसमें उन संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 और 3 9 है। ठीक है, आप आगे भी और ले सकते हैं 3 6 6 3, क्योंकि इन दोनों इनका देखो, इसका हो जाएगा 9,
और ये तो टोटल बजा कितना 18 और 18 मुझे 9 से भाग जाता है। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि समस्त अंकों के योग को अगर 9 से भाग दें तो पूरा जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ देखना क्या करना है, देखो 4 5 9 तो इसको मैं सीधा क्या कर दूंगा, काट दूंगा। उसी तरह 8 और 3 भी क्या हो जाएंगे, सीधे सीधे कट जाएंगे। सॉरी 6 और 3 भी कितने सीधे सीधे कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका योग 9 होता है, इनका योग भी कितना होता है 9। तो मैं सीधा काट सकता हूँ, या मैं जोड़ के लिखूंगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप काट दे तो अच्छा रहेगा। अब बचा यहाँ 1 और 1 को 0 जोड़ेंगे तो 0 1 ही होगा। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, 9 हो जाएगा। तो 1 में मेरे हिसाब से 8 रखना चाहिए ना, तो 1 और 8 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका न्यूनतम मान जो है वो कितना है 8। ठीक है, तो 8 रखेंगे तो यहाँ पर आपका 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कौन सा नियम लगा, विभाजकता का नियम लगा कि संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर सबको जोड़ोगे तो देखो 4 5 9 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19। अब 19 में हम कितना जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 19 से आगे बढ़ने के लिए हमें 27 करना पड़ेगा। 27 में जोड़ने के लिए हमें कितना चाहिए, 8। लेकिन मैंने कहा आपको शॉर्ट ट्रिक 9 से जो सीधा सीधा कट रहा है उसको सीधा काट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये 10वां सवाल है, सामान्य गणित का सवाल है, बहुत बेसिक। ठीक है, 3 द्वारा, 3 मतलब ये 3 वाला। ठीक है, तो 3 द्वारा विभाजित 3 क्रमिक संख्याओं का योग 45 है। वो ये कह रहा है कि 3 से भाग जाता है ऐसी संख्याएं हैं, 3 ऐसी संख्याएं हैं और क्रमिक है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार। अब देखो लगातार का मतलब ये नहीं कहा उसने कि आप पहली संख्या अगर मान लें 9 मान लें तो अभी 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 में तो भाग जाएगा नहीं। अब भाग कब जाएगा जब संख्या कितनी होगी, 12। तो क्रमिक का मतलब इस तरह से 3 क्रमिक हैं, फिर 9 के बाद 12, फिर 12 के बाद क्या आएगा 15। ठीक है, ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया, तो इस तरह से समझना है सवाल। तो 3 द्वारा विभाजित 3 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है, 45। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले हमें इसको करना है। अब मुझे ये पता नहीं कि पहले में 9 मानूं कि 12 मानूं कि 15 मानूं कि 18 मानूं या फिर 21 मानूं या फिर 6 मानूं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं, कहते हैं हम x है, पहली x हो जाएगी, तो उसके आगे वाली कितनी हो जाएगी, x + 3, क्योंकि 3 ज्यादा होगी, और उसके आगे वाली कितनी हो जाएगी, x + 6। और उसने साथ साथ कहा कि तीनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ के लिए मैं क्या लगा दूंगा, प्लस का चिन्ह, और प्लस का चिन्ह लगा के बराबर करेंगे 45। सामान्य गणित का सवाल है, आप आराम से करेंगे। ठीक है, 1x 2x और यहाँ पे आएगा आपका 3x। ठीक है, प्लस 3 और 6 कितना हो गया 9, तो 9 यहाँ प्लस का बराबर कितना 45। ठीक है, x के साथ ये देखो, ये याद रखना x के साथ है, ये सामान्य है, तो नॉर्मल अंक जो है वो पक्षांतर होकर उस साइड जाएगा। 45 में से 9 प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस कर देंगे, 45 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 36, और यहाँ पे जाएगा 3x, मतलब 3x बराबर 36। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो x का मान 12 है, इसका मतलब ये हमारी 12 हो जाएगी। 12 और 3 कितनी हो जाएगी 15, और इसके बाद ये कितनी हो जाएगी आपकी 12 और 6 18। तो तीनों संख्या हमने निकाल ली, 12 भी निकाल ली, 15 भी निकाल ली और 18 भी निकाल ली। अब उसने पूछा क्या है आपसे, छोटी संख्या क्या है, छोटी 12 है। अगर पूछता बड़ी कितनी है तो बोलता 18 है। क्लियर है, तो ये आपका 10वां सवाल इस तरह से हो जाएगा। सामान्य गणित का सवाल है, आप जो उसने सेंटेंस दिया है आप उसको समझ के एक समीकरण बनाने की कोशिश किया करें। गणित करने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी भाषा को समझकर समीकरण बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10वां। तो देखिए 11वां सवाल, सॉरी 10वां नहीं था, 11वां सवाल। विभाजन के किसी पृष्ठ में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक भाग का सवाल कोई भी अगर होता है तो उसमें भाजक क्या होता है, भाग्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक सवाल करता हूँ यहाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं 11 में 3 से भाग दूँ, 3 एकम 3 3 3 कितना होता है 9, 9 आएगा, माइनस करूँगा तो ये क्या बचा 2। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने में हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, चारों की। अब कौन कौन सा होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होता है इसको हम कहते हैं भाज्य, ये जो है जो भाग दे रहा है इसको हम कहते हैं भाजक। इसको जो हमारा आता है हल उसको हम कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं शेषफल या शेष। ठीक है, तो ये 4 चीज होती है। अब मुझे अगर मान लीजिए सबसे बड़ा होता है भाज्य ना, मुझे मान लीजिए वापस से भाज्य चाहिए, तो कहां से हमें मिलेगा, भाजक का गुणा पहले मुझे भागफल में करना पड़ेगा और फिर मुझे शेषफल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 3 9 और 2 11 जब मुझे मिलेगा। इसका मतलब पहले मेरे पास एक समीकरण है कि मैं भाज्य को अगर प्राप्त करना चाह रहा हूं तो मुझे ब्रैकेट लगा के
भाजक को भागफल से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा और बाद में उसमें शेष जोड़ना पड़ेगा। ये सूत्र आपका फिक्स है, ये हमेशा होता है किसी भी भाग में जब भी आप भाग लेते हैं तो ये सूत्र वहां पर रहता है, ठीक है। इसी सूत्र से होगा, क्लियर है। अब आते हैं सवाल पर, ठीक है। विभाजन मतलब भाग के एक प्रश्न में भाजक, अब देखें सबसे पहले दिया है भाजक। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वो जो भाग देने वाला है ये वाला, ये भागफल का कितना गुना है, 4 गुना है, ठीक है। तथा शेषफल का 3 गुना है। तो इसी भाजक के बारे में बात चल रही है। भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। और यहाँ पे हमें देख रखा है कि यदि शेषफल कितना है, 4 है, तो हमें यहाँ साफ साफ देख रखा है कि भाई शेषफल जो है वो कितना है, 4 है। शेषफल जो है कितना है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन से लिख लिया कि शेषफल बराबर आ गया आपका 4। अब देखिए शेषफल के बाद हमें क्या निकालना है। देखो भाजक का संबंध भागफल से दिया, लेकिन भागफल अभी मालूम नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब भाजक का संबंध शेषफल से भी दिया है, तो यानी का भाजक शेषफल का 3 गुना है। इसका मतलब मैं यहाँ से भाजक भी निकाल सकता हूँ जो कि शेषफल के कितने गुना है, 3 गुना, और शेषफल हमें पता है 4 है। शेषफल कितना है, 4, तो 4 दिया कितना हो जाएगा ये 12। इसका मतलब मैंने यहाँ 2 मान निकाल दिए, शेषफल का निकाल लिया और भाजक का निकाल दिया। तो शेषफल का निकल गया मेरा और भाजक का निकल गया। अब भागफल और रह गया, तो भागफल देखें क्या लिखा है, भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का कितने गुना है, 4 गुना है, और भाजक तो हमने निकाल लिया। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे इसकी भाषा में। भाजक 4 गुना है किसके, भागफल के ना। हमने उसको इक्वेशन समीकरण में लिख लिया, जो भाषा हिंदी में लिखी थी हमने उसको काय में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप भागफल निकाल देंगे। देखो भाजक का मान 12 आया, ठीक है। 12 बराबर 4 गुणित भागफल, 4 है वो पट्टी में आया क्योंकि यहाँ गुणा है, तो 4 दिया 12। इसका मतलब यहाँ से भागफल आपका आ जाएगा 3, क्योंकि 3 बार में भाग जाएगा, क्लियर है। और देखो अब यहाँ से पता चल गया भाजक भागफल का 3 गुना 3 चौके 12। इसका मतलब यहाँ पे हमारे तीनों मान आ गए। मैं इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये पर्टिकुलर मैंने बताया था टेस्ट हमने सिर्फ एमपीटीटी लेवल के छात्रों के लिए बनाया था, और उसमें कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो गणित बहुत पहले पढ़े हुए होते हैं और उनको ये थोड़े से रूल्स भूल जाते हैं, उनके लिए हम इसलिए इसको बेसिक से बता रहे हैं, क्लियर है। अब आप सिर्फ मान रखना है आपको, आप आंसर आ जाएगा। देखिए मान क्या है, तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आप समझिए होंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को आ जाए, क्लियर है। आप देखिए भाज्य निकालना मुझे, क्योंकि तो भाज्य बताना है, तो भाज्य मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बराबर भाजक, भाजक का मतलब 12 गुणित भागफल मतलब आपका 3, और यहाँ पे प्लस कितना आपका आ जाएगा शेषफल, और शेषफल हमारा 4। तो 12 3 36, 36 और 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40। तो यहाँ पे कोई बोर्ड मास का नियम लगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, मान लीजिए ब्रैकेट नहीं होता तो भी हमें गुणा करना पड़ता पहले, ठीक है, बोर्ड मास। तो वहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 40। तो 11वें आंसर 11वें सवाल का आंसर है 40, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो संख्या के बेसिक सवाल से फिर वही उसी टाइप का सवाल जो हमने पढ़ा था पहले, इससे पहले में करके आए हैं, ठीक है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा, ठीक है। मैंने आपको इसका तरीका बताया था। आप क्या करें, सबसे पहले वो संख्या को सोचें, वो संख्या देखें क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगा कि किसी संख्या है, वो संख्या क्या होगी जब हम 6 से भाग दें और 3 शेष आए। तो आपको यहाँ एज्यूम करना है, ठीक है। अभी ये मत पूछना कि सर आपने कैसे मान लिया, ये ऐसे कैसे, आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको मानेंगे नहीं तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। फिर वो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कराना है आपको उसको। तो हम ये समझेंगे कि किसी संख्या, वो संख्या मानेंगे जो 6 से विभाजित करने पर 3 शेष दे। तो आपके हिसाब से कौन सी हो सकती है, छोटी देख लो, 6 से 3 ज्यादा होगी ना, 6 से 3 क्या होगी, ज्यादा ही होगी। जैसे कि मान लीजिए 6 प्लस कितना हो जाएगा, वो 3, क्योंकि 6 में 6 का पूरा भाग जाता है, 3 उसमें जोड़ दिए। तो हमने कह दिया कि वो संख्या कितनी है, 9। तो संख्या आ गई। अब आगे सवाल में जो बोला वो करना है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, मतलब इस संख्या का वर्ग कर दो। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर सब जानते हैं, वर्ग करना मतलब 9 का गुणा 9 में, तो 9 नाम 81, 81 हम काय से भाग दे देंगे 6 से,
जैसे भाग देंगे जो शेष आएगा वो आंसर। 6 एकम 6, 2 बचा, 6 3 18 और शेष बच गया कितना 3। ठीक है, 13 12 पूरा भाग चला जाएगा, 3 आपका शेष बचेगा। इसका आंसर कितना है 3। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। आपको एक संख्या लेनी है, उस संख्या से शेषफल को सीधा जोड़ देंगे तो वो आ जाती है। मैंने आपको बेसिक में बताया था इसको। ठीक है, आप उसको देखेंगे इधर। नेक्स्ट है आपका 13। तो देखें ये सवाल हमारा 13 पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस देखें सवाल में क्या है। n को, n मतलब एक कोई संख्या है, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष आता है। ठीक है, तो 2n मतलब उस संख्या को 2 गुना करना है। उसने हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ 2n लिख दिया। तो 2n को, ये 2n का 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें वो संख्या सोचो जरा, फिर 4 से भाग दें तो 3 बचे। तो हमारे हिसाब से छोटी संख्या वो मान ले तो अच्छा है। हमें पता है कि 4 में 4 मतलब वो संख्या 4 से थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब वो संख्या कितनी हो गई 7। ठीक है, n का मान हमने निकाल लिया ना। कैसे आया, क्योंकि 4 में 4 का भाग जाता है और वो उससे 3 ज्यादा है, इसका मतलब 7 हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 2n बोला है इसमें, 2n का मतलब हो जाएगा 2 गुणित 7, 7 दूनी 14, और 14 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 और शेष कितना बचेगा 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना है 2। सेम टाइप से आपको सॉल्व करना है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे जल्दी कर पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे वो शिक्षक वर्ग के लिए लें, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3। मैंने बहुत सारे सवालों में बिल्कुल ऐसा कैसे सवाल देखा है बहुत सारी परीक्षाओं में, बिल्कुल एज इट इज। चाहे वो RR के रेलवे के बोर्ड, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसमें से भी ये परीक्षा में आया है, SSC की परीक्षाओं में, पुलिस स्टॉक एंड कांस्टेबल की जो परीक्षाएं होती हैं, SI की जो परीक्षा होती है, उन सभी में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस बेसिक जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा इजी ना लें, सॉल्व करने का मेथड देखें। ठीक है, अभी क्या बताना है हमें, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। हमें बताना है कि इन जो संख्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ ऑप्शन दिए कि इस इनमें से किससे इसमें भाग चला जाता है। ठीक है, तरीका समझे इसको सीखने का। अभी यहाँ देखिए 4 की घात 61 लिखा है, 4 की घात 62 लिखा है, 4 की घात यहाँ कितना लिखा है 63। इससे कैसे करना है उसको थोड़ा सीखें। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, पहले एक समझते हैं इसको, सवाल को बोलो, पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो देखें। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 25 गुणित 12, 25 गुणित 12 गुणा करके एक बड़ी संख्या भी आ सकती थी। मैं पूछूं ये किससे विभाज्य है, किस किस से भाग जाता है। तो देखो, जितनी संख्याओं से 12 में भाग जाएगा उनसे विभाजित है। जितनी भी संख्याओं से 12 में, जैसे 2 से जाता है तो 2 से विभाज्य संख्या, गुणा करने की जो संख्या आएगी वो 2 से भाग होगी। क्यों, क्योंकि 12 में ही भाग जा रहा है ना उसका। सही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी संख्याओं से 12 में भाग जाता है, चाहे वो 2 हो, 1 हो, 1 से तो छोड़ना है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो। ठीक है, 8 से नहीं जाएगा, देखो 8 से इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि पूरा भाग जाता ही नहीं है 8 से, 12 से जाएगा ना। इसी पर 5 से चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 में ही भाग जा रहा है 5 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो गुणांक संख्या है बड़ी, उसमें 12 से जितनी भी संख्या में 2 से 4 से 3 2 से 3 से 4 से, उसके बाद आपका 6 आता है, फिर 8 नहीं आएगा 12, इन संख्याओं से संख्या में भाग जा रहा है। ये संख्या क्या है, तो मैंने बड़ी संख्या हो सकती है 25 गुणा 12 में कर लेंगे तो। ठीक है, ये आएगी आपकी 25 दूनी 50 मतलब 300। तो 300 में सारी संख्याओं से क्या जाता है भाग जाता है, क्योंकि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। साथ में 25 में कितनी संख्याओं से भाग जाता है, तो मेरे हिसाब से 5 से जाता है, तो इतनी संख्याओं से ही इसमें केवल भाग जा सकता है। और क्या हो सकती है, तो 5 दूनी 10 भी हो सकती है ना, इसके अलावा शायद और नहीं होंगी तो 20 हो जाएगी, वो अलग मैटर है। ठीक है, वो अलग मैटर है कि 20 भी होगी 50 भी होगी, वो अलग है। लेकिन मैं निकालना कैसे, मैंने बताया इस संख्या में जितनी संख्याओं से भाग चला जाए उससे, जितनी संख्याओं से भाग चला जाए उससे पूरी संख्याओं में भाग हमारा जा सकता है। जैसे 2 से भी जाएगा 3 से, उसी तरह हमें इसको भी करना है। ठीक है, अब कैसे करना देखो, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा और यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, तो कुछ समानता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इस सवाल को थोड़ा सा इसको नीचे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 सेकंड का वेट करें। तो देखें, ये आपको लग रहा है टफ, लेकिन ये टफ नहीं है। ठीक है, जब हम इसका हल करेंगे
तो यहाँ से देखो 4 की घात 61 है प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखें यहाँ से मैं ये 4 की घात 61 लिखा है, याद रखना, तो 4 की घात 61 में यहाँ कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया। यहाँ पे अब ब्रैकेट में क्या बचा देखो, ये 4 की घात 61 है तो यहाँ से बचा कितना 1, क्योंकि यहाँ से 4 की घात 61 कॉमन आ गया। अब बचा आगे प्लस, तो प्लस ये 4 की घात 62 है। अब 4 की घात 61 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ केवल 4 की घात 1 बचेगी, बचेगी या नहीं? नहीं समझ में, ये 4 61 बार लिखा है, ये 4 62 बार लिखा है, यहाँ प्लस में 4 63 बार लिखा है, तो यहाँ से जो 4 है वो मैंने 61 बार ही पूरा ले लिया, तो यहाँ बचा शेष 1 प्लस अब यहाँ 4 62 बार लिखा है लेकिन 61 बार तो कॉमन चल रहा है, तो 61 बार कॉमन आ गया तो बचा वहाँ पे 4 एक ही बार बचा, तो यहाँ से बचा केवल कितना 4। नेक्स्ट प्लस अब यहाँ से 61 कॉमन है तो 61 बार आ गया तो बचा यहाँ 4 की घात 2, 4 की घात 2 मतलब 4 2 बार, 4 63 बार लिखा है ना, तो 4 कितनी बार बचा केवल 2 बार, तो 4 चौके 16, सही है। अब ये 4 की घात 61 मैंने सीधा लिख दिया गुणित, ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुणा लगाते हैं, 16 4 20 और 1 कितना हो गया 21, ठीक है। तो ये हो गया 61, 4 की घात 61 गुणित कितना 21। इस संख्या को जाने दो क्योंकि बहुत बड़ी है, इसको हम कहां तक सॉल्व करेंगे ना, हम सिर्फ इसको देखो, हम सिर्फ इसको देखेंगे 21। अब 21 में बताओ कि जो समस्त संख्या है, जो समस्त संख्याएं दी है नीचे, उनमें से 21 किससे भाग जाता है? 17 ज्यादा है क्या? नहीं। 13 ज्यादा है क्या? नहीं। 11 ज्यादा है क्या? नहीं। किससे ज्यादा है? 3 से। इसलिए हम कह देंगे ये संख्या 3 से पूरी तरह क्या है? विभाजित होगी। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में 7 हो सकता था क्योंकि 7 से भी कटता है, 4 हो सकता था क्योंकि 4 से भी ये कट जाता है, लेकिन उसने ऐसे ऑप्शन दिए ही नहीं। ऑप्शन उसने इस तरह से दिए कि आपको वहाँ पे एक ही आंसर है। क्लियर है? वो क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे आपके प्लस में 21 मिलता था। ठीक है, 3 और 7 एक साथ नहीं देगा, आपको क्या देगा? या तो 3 या तो 7। तो आपको इस तरह से करना है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। जो बड़ी संख्या आप कॉमन ले पा रहे हैं उनको बाहर ले लें और जो बचेंगे अंक उनको आप ऐसे लें। ठीक है, तो बहुत आसान से आप कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। ठीक है, तो 15वां सवाल देखें। m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए 34m भाजक, 34m एक भाजक है, मतलब भाजक की तरह काम करेगा, मतलब बीच में यहाँ लिखेंगे इसको। ठीक है, 12 से 15 विभाजित, मतलब 12 से इसको काटना है। अब सबसे पहले इसका एक डाउट जो है वो डाउट दूर करें। ठीक है, वो डाउट क्या है वो मैं आपको समझाता। अब आप यहाँ समझेंगे कि ये संख्या में जो m है वो गुणा में लिखा है या फिर इकाई के अंक पर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 34 गुणित m लिखा हो, तो आपको वहां पे क्लियर करना है कि ये 34 गुणित m नहीं लिखा है, ये इकाई के अंक के आधार पर है। ठीक है, कैसे समझेंगे आप इसको मैं समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर वो आपको गुणा में नहीं बता रहा है। ठीक है, आपको वो ये नहीं बता रहा है कि इसका गुणा इतना दिया है या इतने गुना है। वो अगर इस तरह से होता है तो गुना गुना हिंदी में लिख के देता है। जब भी आपको इस तरह से डिफाइन करके दिया तो आपको वहां समझना है कि वहां स्टार है, ये m नहीं है, m की जगह क्या है वो स्टार है। स्टार होगा इसका मतलब वो हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक इकाई का, मतलब वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या यहाँ रखें तो वो 12 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्लियर? ये डाउट सबसे पहले ये क्लियर करना। फिर अब करना कैसे? तो करना है इस तरह से ही, आप भाग देंगे। हमने एक और सवाल इससे पहले किया था। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी संख्या नहीं मानेंगे और हम इसमें साथ सीधा भाग देंगे किससे? 12 से। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 24 होगा तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में कट गया, 12 दूनी 24। अब शेष कितना बचा? 10। तो याद रखिए 10 बचा है। अब 10 के सामने मैं यहाँ कितना लिख लूँ कि ये पूरा भाग चला जाए? तो मुझे पता है 12 8 कितने होते? 96। तो 12 अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो 100 होगा ना। 10 तो यहाँ शेष बचा है, यहाँ का अंक क्या लिखना पड़ेगा? ये अंक कुछ भी हो सकता है ना इनमें से। तो मेरे पास क्या है? 2 है, 0 है, 8 है और 6 है। तो अब देखें, अब 10 शेष बचा, 10 के आगे 2 है तो 102। 102 में 12 का भाग जाता है? नहीं जाता। 100 में भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 108 में भाग जाता है? 12 98, 12 9 108, इसका मतलब जाता है। और 106 नहीं जाता, इसका मतलब आपका 8 रखने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है? 8। क्लियर है? तो आपको ये डाउट्स क्लियर करना है कि पहले वो इकाई के अंक पर है या गुणा में लिखा है। क्लियर है? ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर अगर वो गुना होता तो मान लिख देता कि m के किस मान के लिए 34,
12 से पूछता है भाग, वो लिखा आता है कि कितनी बार में भाग जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से सीधा सीधा पूछ रहा है कि भाग किस संख्या के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। हमने आज 15 क्वेश्चन किए, जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले, ठीक है, ये वीडियो जिस दिन अपलोड हो रही है उससे 2 दिन पहले मैंने दिए थे। किसी ने सॉल्व किया, किसी ने नहीं किया, और किसी ने बहुत लेंथी सॉल्व किया है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप उन सवालों को एक्सप्लेन भी किया है और कैसे इसको करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सीखें कि आपको सवाल को जल्दी भी करना है। परीक्षा में आप 30 क्वेश्चन करेंगे तो आप पूरा समय ले लेंगे। ठीक है, तो आपको वो समझना है। साथ ही आपको गणित के जितने भी सवाल होंगे, कब हमें मेथड लगानी है और कब हमें उसको लॉजिकली जल्दी से करना है, वो भी आपको सीखने की जरूरत है। क्लियर है? ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। और ये हमने सिर्फ 15 क्वेश्चन किए, आगे हम इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे। जब भी हम क्वेश्चन देंगे, ये किसी के रिस्पॉन्स आएंगे कि हमें ये सवाल नहीं आ रहा, तो हम इसकी वीडियो आपको बना के जरूर डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।